नमस्कार। चलिए आज भारत के बैंकिंग सेक्टर की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 2026 तक इसमें निवेश के कौन से बड़े मौके छिपे हुए हैं। अगर कोई ये सवाल पूछे कि भारत की अगली बड़ी ग्रोथ स्टोरी आखिर कहाँ पनप रही है, तो इसका जवाब कहाँ मिलेगा? जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा पास है। ये कहानी भारत के बैंकों के बही खातों में ही लिखी जा रही है। आइए पता लगाते हैं कैसे। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर भारतीय बैंकिंग सेक्टर में ऐसा क्या चल रहा है जो इसे निवेश के लिए एक इतना मजबूत दावेदार बना रहा है। देखिए, इसकी कहानी ना बहुत सीधी है। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ती है, लोगों के सपने भी बड़े होते हैं। नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, अपना कोई बिजनेस शुरू करना है। और इन सब चीजों के लिए पैसा कहाँ से आता है? बैंकों से। और डिजिटल क्रांति को तो हम सब देख ही रहे हैं। यूपीआई ने तो जैसे पेमेंट का पूरा गेम ही बदल दिया है, जिससे बैंकों के लिए कमाई के एकदम नए रास्ते खुल गए हैं। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि अब बैंकों की लोन बुक्स पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरी हो गई। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्यों बैंकिंग सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए। अब आते हैं सवाल पर कि कौन है इस ग्रोथ स्टोरी के मेन प्लेयर्स। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ कुछ नाम और नंबर नहीं है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। एक तरफ एचडीएफसी बैंक जैसा दिग्गज है जो अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस है जो ग्रोथ के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मतलब ये टेबल हमें दिखाती है कि इस सेक्टर में हर तरह के इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। अब इन प्लेयर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज अपनी मजबूत नींव और टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने के लिए जाने जाते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो भरोसे और इनोवेशन के बीच एक शानदार बैलेंस बनाकर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं एसबीआई और पीएनबी जैसे सरकारी बैंक, और ये एक जबरदस्त कमबैक की कहानी लिख रहे हैं। कुछ साल पहले तक ये मुश्किलों से घिरे थे, लेकिन अब इन्होंने अपने बही खातों को साफ कर लिया है, डूबे हुए कर्ज कम किए हैं और अब ये अपनी जबरदस्त पहुंच का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जो टेक्निकली बैंक न होकर भी बैंकिंग की दुनिया में धमाल मचा रहा है, और वो है बजाज फाइनेंस। ये कंज्यूमर लोन के सेगमेंट का वो पावर हाउस है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये हाई ग्रोथ की एक बिल्कुल अलग ही कहानी है। चलिए अब बात करते हैं कि इन मौकों को परखा कैसे जाए। ये सेक्शन कुछ ऐसे टूल्स के बारे में है जिनसे किसी भी बैंक की सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहला और सबसे जरूरी टूल है आरओई, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। सीधी सीधी भाषा में ये बताता है कि बैंक लगाए गए हर 100 रुपए पर कितना मुनाफा कमा रहा है। याद है, हमने कोटक महिंद्रा का उत्कृष्ट आरओई देखा था। इसका मतलब बस यही है कि वो शेयर होल्डर्स के पैसे का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अगला है एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या डूबा हुआ कर्ज। इसे आप किसी भी बैंक के रिपोर्ट कार्ड पर एक रेड फ्लैग के तरह समझ सकते हैं। जिस बैंक का एनपीए जितना कम होगा, उसकी लोन देने की समझ और रिस्क मैनेजमेंट उतना ही बेहतर माना जाता है। और फिर आता है एनआईएम, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इसे बैंक का प्रॉफिट मार्जिन समझिए। ये लोन पर कमाए गए ब्याज और डिपॉजिट पर दिए गए ब्याज के बीच का फर्क है। जैसे एक दुकानदार सामान खरीदकर मुनाफे पर बेचता है, वैसे ही बैंक पैसे लेकर मुनाफे पर लोन देता है। जितना ज्यादा एनआईएम, उतना ही लाभदायक वो बैंक। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, वो है वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच का संतुलन। देखिए, वैल्यूएशन वो कीमत है जो स्टॉक के लिए चुकाई जाती है, और प्रॉफिटेबिलिटी वो वैल्यू है जो उस बिजनेस से मिलती है। एक कामयाब निवेशक वही है जो एक अच्छे बिजनेस को सही कीमत पर पहचान ले। तो ये है आपका एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क, एक तरह से आपकी चेकलिस्ट किसी भी बैंक को परखने के लिए। पहले उसका वैल्यूएशन देखें, फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की जांच करें, उसकी एसेट क्वालिटी को समझें और आखिर में उसकी ग्रोथ की रफ्तार पर नजर रखें। यह एक सिस्टमैटिक तरीका है जो बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा। लेकिन मान लीजिए कि एक स्टॉक को चुनना और उस पर लगातार नजर रखना थोड़ा मुश्किल काम लगता है, तो फिक्र की कोई बात नहीं, एक और रास्ता भी है। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पूरे बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ का फायदा उठाया जा सके, वो भी बिना किसी एक स्टॉक में पैसा लगाने के रिस्क के? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसका हल है ईटीएफ्स, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इन्हें आप बैंकिंग स्टॉक्स की एक बनी बनाई टोकरी समझ सकते हैं। एक ही निवेश में सेक्टर के सभी बड़े खिलाड़ियों में हिस्सेदारी मिल जाती है। ये डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। चलिए, अब तक हमने जो भी बात की
उसे समेटते हैं और देखते हैं कि एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए क्या-क्या जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमारी स्ट्रैटेजी के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो में प्राइवेट, सरकारी और एनबीएफसीज का एक अच्छा मिक्स रखें। दूसरा, सिंप्लिसिटी। अगर आसानी चाहते हैं तो ईटीएफ्स का रास्ता चुनें। तीसरा, मॉनिटरिंग। आरओई, एनपीए जैसे जरूरी मैट्रिक्स पर लगातार नजर बनाए रखें। और चौथा, अवेयरनेस। सेक्टर से जुड़ी खबरों और ट्रेंड्स पर हमेशा ध्यान दें। और आखिर में मैं एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ेगी, इनमें से कौन से बैंक इस विकास को रफ्तार देंगे? क्योंकि इसी सवाल के जवाब में निवेश का सबसे बड़ा मौका छिपा है।